Hello students, hope you are fine. Today is a very fantastic day. Today we will discuss the numerical problems of chapter number 5. So our first question 5.1 is a tiny laser beam is directed from the earth to the moon if the beam is to have a diameter of 2.50 meter at the moon. How small must divergence angle be from the moon? B for the beam angle B for the beam. The distance of moon from the earth is 3.8 10 to power is 8 मीटर। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये है कि एक लेज़र बीम जो है वो अर्थ से मून की तरफ जो है वो जा रही है। तो इसमें जो अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.8 10 टू पावर इज़ 8 मीटर, जबकि जो बीम है इसका डायामीटर, ये डायामीटर है यहाँ से ये यहाँ तक, ये जो लेंथ इसकी बन रही है ना, ये चौड़ाई कह लें आप इसको, ये डायमीटर है इसका। अब ये डायमीटर कितना है 2.50 मीटर। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ दे दी गई हैं। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम। तो हमने डाइवर्जेंस एंगल फाइंड करना है थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर गिवन है जिसको हमने लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एस कहा हुआ है, ये कितना है 2.50 मीटर। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कितना है 3.8 10 टू पावर इज 8 मीटर। डाइवर्जेंस एंगल हमने फाइंड करना है। सिंपली हमें पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, और थीटा को सेपरेट करेंगे एस ओवर आर। एस की वैल्यू आर की वैल्यू सिंपली हमने पुट कर दी, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी एंगल की वो रेडियन में होगा। 6.6 10 टू पावर इज -9 रेडियन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5.8 अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 revolution per minute in 1.60 seconds. What is its average angular accelerations? हमारे पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल जो है वो ये है। अब ये क्या है, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है टर्न टेबल, ये एक्सेलरेट करता है। तो ये रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। और कहाँ तक उसकी वेलोसिटी जाएगी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 160 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल, हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो जब भी वेलोसिटी हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट में आएगी उसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो रेवोल्यूशन जो है वो कितना होता है 2 पाई के इक्वल होता है, जबकि मिनट्स जो होता है 60 सेकंड के इक्वल होता है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.71 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। टाइम हमारे पास क्या है जी 1.60 सेकेंड। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन वो हमने फाइंड करना है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला है वी एफ माइनस ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.3 है, अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई is equal to 0.80 kilogram meter square about a fixed axis rotates with a constant angular velocity of 100 radian per second. Calculates its angular momentum L and the torque to sustain this motion. अच्छा, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन है अबाउट अ फिक्स एक्सिस। डेफिनेटली उसका कोई एक्सिस है जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, और जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी भी हमें गिवन है। हमने इसका एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क फाइंड करना है। सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली। वैल्यूज़ लिखने का मकसद ये होता है कि न्यूमेरिकल को हम आसानी के साथ हल कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है
वो आई ओमेगा के इक्वल होता है। आई भी हमें गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 80, ये जो है ना ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है, जूल सेकंड के इक्वल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास 80 जूल सेकंड आ गया। टॉर्क हमारे पास होता है आई अल्फ़ा, आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फ़ा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे चूँकि एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, देखें ना ये लिखा हुआ है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। क्यों एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होता है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वो वेलोसिटी में चेंज की वजह से पैदा होगा, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, मीन ज़ीरो हो जाएगा। अब जब हम इसमें अल्फ़ा ज़ीरो पुट करेंगे तो टार्क हमारे पास ज़ीरो होगा। 5.4 की तरफ आते हैं। कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर्स। हमारे पास रोटेटिंग सिलेंडर है और वो क्या कर रहा है, शॉन इन फिगर देख लेते हैं हम, ये फिगर है। सपोज दैट मैस इसका 5 kg है, फोर्स 0.60 न्यूटन है और रेडियस भी जो है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0.20 मीटर है। कैलकुलेट करना है टार्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, टार्क कितना लग रहा है, और द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक टार्क और दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो डाटा है, फोर्स 0.60 न्यूटन, रेडियस 0.20 मीटर, टार्क जो है फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहला हम टार्क फाइंड कर लेते हैं। टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। तो अगर देखा जाए आर एंड एफ, अगर ये आर है और ये एफ की डायरेक्शन है तो इनके दरमियान एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। तो सिंपली 90 डिग्री हमने पुट किया, साइन 90 यानी कि थीटा, साइन थीटा था, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90। एफ की वैल्यू ये हो गई आर की गिवन। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 0.12 न्यूटन मीटर आ गया। सेकंड हमारे पास है टॉर्क। अब ये जो टॉर्क हमने फाइंड नहीं करना, एक्चुअली टॉर्क हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम ये जो फार्मूला है टॉर्क, टा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन आई अल्फ़ा, इससे हम अल्फ़ा को अलग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास टॉर्क की वैल्यू फाइंड है, ये ऊपर फाइंड की है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड की है, इसलिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना हमारे लिए आसान हो। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसके इक्वल होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, सिलेंडर के लिए होता है, और अल्फ़ा साथ आ जाएगा। और यहाँ से हमने अल्फ़ा को अलग किया तो हमारे पास क्या आ गया, टू टा ओवर एम आर स्क्वायर। अब 2 टा एम आर सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं, वो सारी वैल्यूज़ हमने जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1.2 रेडियन पर स्क्वायर। 5.5 की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार ऑफ मैस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर इज 30 किलोग्राम एंड रेडियस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर इज 5 किलोमीटर if it makes one complete rotation about its axis once in 20 days, what is its kinetic energy। कह रहे हैं हमारे पास क्या है कि एंगुलर मोमेंटम स्टार का फाइंड करना है, उसका रेडियस गिवन है, अगर वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है 20 डेज़ में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सम टाइम ये होता है स्टूडेंट्स के आप उसकी थ्योरी पे ना जाया करें कि क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, उससे हमें सरोकार नहीं है। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको पहले, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें, ऐसे मैस कितना है, रेडियस कितना है, और उस रेडियस को आप जब किलोमीटर हो तो कोशिश करें मीटर में कन्वर्ट किया जाए। मैस है अगर ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट किया जाए।
किलोग्राम में। टाइम ऑफ वन रोटेशन के कितना है, 20 डेज़ लगते हैं। 20 डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1728 10⁻³ सेकंड हमारे पास आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है L=I ओमेगा। अब जब के बात कर रहे हैं स्टार की, तो वो सफ़ियर की शक्ल में है, तो उसका मोमेंट, जब कोई सफ़ियर होगी, कोई भी शय जो सफ़ियर में है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने याद रखना है 2/5 m r² होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि याद रखना है। और एंगुलर वेलोसिटी होती है 2π/t। ठीक हो गया। अब ये हमने यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। सारी वैल्यूज़ मतलब एम आर की पुट कर दें। पुट करने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम का 1.4 10⁻42 जूल सेकंड। ठीक हो गया। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की। क्लियर, आई और ओमेगा की वैल्यूज़ पुट कर दें और कैलकुलेट आपने खुद करनी है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी पावर जो उसका स्क्वायर लिया जाए तो ये 8 है ना, तो इसका 64 नहीं आएगा बल्कि ये मल्टीप्लाई होगी, 8×2=16 होगा। क्लियर, इसी तरह 3×2=6। तो आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी 2.5 10⁻36 जूल। 5.6 है 100 kg कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 km/h राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें कार का मैस दे दिया गया है, वेलोसिटी बता दी गई है और रेडियस बता दिया गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फाइंड करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दी गई है जहाँ पे ये देखें एक कार मूव कर रही है। अब उसका ये रेडियस है, ये सर्कुलर मोशन हो रही है। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। मैस, वेलोसिटी, रेडियस हमें गिवन था, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। सिंपली हमारे पास आपने याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल होती है mv²/r के। तो हम हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, हम इसमें सिंपली पुट कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी 1.6 10⁻⁴ न्यूटन। 5.7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, कह रहा है कि अगर पायलट जो है वो वर्टिकली एक लूप बनाना चाह रहा है ऐसे, और सेंटर से लेके यहाँ तक, यानी कि उसका जो रेडियस हो वो 1 किलोमीटर हो, और दूसरा ये कि पायलट की टेंडेंसी है फॉल डाउन करने की, वो क्या होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि पायलट गिरे ना। ऐसी कौन सी क्या हो स्पीड हो जिसमें वो वर्टिकल लूप बना सके, और वर्टिकल लूप कितना हो जिसका रेडियस 1 किलोमीटर हो, और पायलट की गिरने की टेंडेंसी जिसमें ना हो। ओके, तो हमारे पास रेडियस 1 किलोमीटर है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता 9.8 मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ एरोप्लेन यानी कि वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला किसके इक्वल होता है, Fc=mv²/r। F=ma होता है, m के साथ कैंसिल हो जाएगा, AC=v²/r। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द ग्रेविटी, सो AC=g। तो AC की जगह हमने g लिख लिया। क्यों लिखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, याद रखिएगा कि वो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो एक्सेलेरेशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर AC क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, तो ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है। दोनों एक्सेलेरेशन ही हैं। ओके,
तो अब आपने क्या करना है, v को सेपरेट कर, चूँकि हमने फाइंड करना है तो आर जी की वैल्यू पुट कर दी, वी स्क्वायर की टेकिंग अंडर रूट, आफ्टर टेकिंग अंडर रूट यू गेट द वेलोसिटी 99 मीटर पर सेकंड। 5.8 है, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ। कि जो हमारे पास एक सेम साइड है, जब वो अर्थ और मून ऑर्बिट करता है अर्थ के अराउंड, तो सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ, मतलब है कि उसकी जो सेम साइड है, जो दिखने वाली साइड है, वो हमेशा अर्थ की तरफ ही होती है। यानी कि अर्थ जो है ना वो रोटेट नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये है। डिटरमिन द रेशो ऑफ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या फाइंड करना हमने, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों फाइंड करने हैं। इन दिस केस ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द अर्थ। हम ये समझ लें कि जो मून है वो एक पार्टिकल के तौर पे है, जैसे एक पत्थर को रस्सी के साथ बांध के हम घुमाते हैं ना, तो इसी तरह समझ लें कि ये भी मून जो है ये बंधा हुआ है किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बंधा हुआ है, और अर्थ जो है इसका क्या है, एक्सिस है, इसके गिर्द अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ 3.85 10⁵ मीटर। ज़मीन और चांद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है। रेडियस ऑफ द मून जो है वो भी गिवन है। चलें जी, अब ये देख लें, इस तरह की मोशन है। अब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून कितना है, ये लिख लें। रेडियस ऑफ द मून, ये इसको ऐसे लिख लें। अब यहाँ पे रेशो ऑफ स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम ये हमने फाइंड करनी है। डिटरमिन द रेशो ऑफ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अब यहाँ पे द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मून, सिंपल फार्मूला वही है, एल, जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ही है। बस छोटा सा साथ ये लिख देते हैं हम कि ये स्पिन है तो एस लिख देंगे, और अगर ऑर्बिटल है तो हम उसमें ओ लिख दें। अब मून के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वो स्फीयर है तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, 2/5 mr²। ठीक हो गया, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मून क्या करेंगे, ऑर्बिटल है, वेयर फॉर मून पॉइंट मैस। जब हम कहेंगे ऑर्बिट कर रहा है, जब ऑर्बिट करेगा मून, ऑर्बिट करेगा किसके गिर्द, अर्थ के अराउंड, तो हमने कहा था कि उसको एज अ पार्टिकल कंसिडर करें। जब पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, आई ओ की जगह mr² आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। डिवाइड कर दें। डिवाइड क्यों किया है, ताकि हम रेशो लेना चाह रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम ओवर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2rs² ओवर 2r_o²। अब 2rs² की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या थी वो यहाँ पे लिख लें, और इसी तरह 2r ये r_o की वैल्यू जो थी वो भी हमें गिवन थी, वो भी हमने पुट कर दी। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आ गया, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। अब इसका यूनिट नहीं होगा, जब भी दो क्वांटिटी सेम है उनकी रेशो ली जाए तो उसका यूनिट नहीं होता। 5.9 है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे। Suppose by some process the earth contracts so that its radius is only half as large as a present. How fast will it rotating then? तो हम अगर फिगर को देखें यहाँ पे तो हमारे पास देखें ये फिगर है, तो ये 24 आवर्स में एक अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो मूवमेंट आप कह लें या रोटेशन कह लें वो कंप्लीट करती है। कह रहा है कि अगर उसका रेडियस जो है वो क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो तब क्या ये 24 आवर्स में ही अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी अपनी एक्सिस के गिर्द, या इसमें चेंजिंग हो, तो वो हमने फाइंड करना है अगर इसका रेडियस हाफ कर दिया जाए तो तब। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 24 आवर्स होता है जब इसका रेडियस r था। ठीक है, हमने चेंजिंग नहीं की इसमें। हमें पता है कि 24 ज़मीन 24 घंटों में अपना
जो है एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो रेडियस आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, हमने कहा था कि रेडियस हाफ हो जाएगा, तो 1/2r लिख लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पहले तो ये स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr, ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो r की जगह क्या आ जाएगा, r/2। क्लियर हो गया, हाफ कर दिया रेडियस। पीरियड ऑफ रोटेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड, तो उसको हम T2 कह लें। वैसे T1 कितना होता है, 24 आवर्स था। अब T2 फाइंड करना है कि अब टाइम पीरियड कितना लगेगा अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन कंप्लीट करने में। तो हमें पता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, कि जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है वो रिमेन कंजर्व रहते हैं, यानी कि उनमें चेंजिंग नहीं होती। तो ये एक लॉ है, तो वो हम लॉ अप्लाई करेंगे। तो W1 इधर रहेगा, W2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह I1 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो 2π/T1 के इक्वल होती है। क्यों हमने लिखा, इसलिए कि ये फॉर्म ओमेगा 1 की जगह ये लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे टाइम जो है वो हमें चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ओमेगा 1 की जगह 2π/T1 लिख देते हैं और जो इक्वेशन 1 इस्तेमाल की है, और ओमेगा 2 जो है उसकी जगह 2π/T2 लिख देंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह जो हमारे पास I2 होगा, I2 की वैल्यू ये लिख दी और I1 की ये लिख ली, तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए R1 जो है वो R के ही इक्वल है। क्लियर है, तो यहाँ पे R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल कर लीजिए। तो T2/T1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4। तो T2 ये T1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि T1/4। T1 की वैल्यू क्या है, 24/4। तो हमारे पास T2 क्या आ जाएगा, 6 आवर। तो अगर अर्थ का रेडियस हाफ कर दिया जाए तो अर्थ विल कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन इन 6 आवर, 6 घंटों में कंप्लीट करेगी। What should be the orbiting speed to launch a satellite in circular orbit 900 km above the surface of the earth? Take mass of the earth as 6×10⁻24 kg and its radius is 6400 km। कह रहा है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट को हम 900 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो उसको छोड़ना चाह रहे हैं। तो कितनी वेलोसिटी हम इसको देनी चाहिए कि वो इसके अराउंड मूव कर सके। तो मैस ऑफ द अर्थ हमें दे दिया गया है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी दे दिया गया है। तो हम मैस फाइंड करेंगे, हमारे पास गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट कितनी है 900 किलोमीटर, ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है कि कितनी ऑर्बिटल स्पीड होनी चाहिए। ओके, वी नो दैट v = gm/r। अब अंडर रूट है gm/r। तो r क्या है, एक्चुअली r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। क्लियर हो गया। अब r + h होगा, क्यों, क्योंकि अब हमने कहा ना कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। सेंटर से लेके इसकी सतह तक तो हमें पता है कि वो r है, कैपिटल R से शो करते हैं। और लेकिन जो सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक है उसको हम कहते हैं h, हाइट। तो दोनों को हमने ऐड कर लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट्स, यानी कि h को हमने इसमें ऐड कर लिया। तो कितना हो गया, 900 + 6400। अब हमने ऐड किया तो 7300 किलोमीटर आ गया हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। g है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी, मैस ऑफ द अर्थ की भी ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी। तो सारी वैल्यूज़ जब आपने ऐड कर ली तो आपके पास 7.4 10⁻³ मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।